पिछले संडे ये क्लास ली थी सुमेधा जी ने, तो क्या चर्चा हुई उस क्लास में? सर उन्होंने बताया था ज्योतिष कला है या विज्ञान या मनोविज्ञान। अच्छा, क्या है बता दीजिए। सर विज्ञान भी है। तो कला से मतलब क्या है और क्या कला विज्ञान। है? कला है, विज्ञान है, क्या मतलब क्या है इसका? विज्ञान में सर जैसे किसी भी चीज के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है, पहले किन्हीं दो चीजों को मिक्स करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रिजल्ट निकलता है, कई बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक सेम रिजल्ट निकलता है। उसी तरह ज्योतिष में भी हम जैसे ग्रहों की आपस में मेल करके देखते हैं, फिर सेम ही रिजल्ट आता है। तो इस तरह से ये विज्ञान भी है, विज्ञान है। ओके, एनीवे इस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे एक बार। हाँ जी सर। और राइट, उसके अलावा एक्चुअली जो ये मेन जो टॉपिक है, कर्म सिद्धांत, स्वतंत्र इच्छा शक्ति, ये टॉपिक अभी बहुत लंबा चलेगा, लेकिन वो बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं ताकि आप लोग उस विषय पे मंथन कर सकें। तो आज एक बहुत छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है, उसको लेके आया हूँ। उसमें बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है और उस कॉमन सेंस को आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं एंड यू मे नॉट फाइंड एनीथिंग ग्रेट अबाउट इट एक्सेप्ट few points which you must know। तो उस विषय की शुरुआत करते हैं। ये है बहुत सिंपल सा टॉपिक और ये 1 मिनट, किसी का भाई माइक ऑन है, मुझे बंद करना पड़ेगा। राधेश्याम गोयल जी, आपका माइक ऑन है, आप प्लीज इसको बंद रखिए। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ टुडे, क्वालिटीज ऑफ ए गुड एस्ट्रोलॉजर। तो अब आप लोग क्या समझते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर की क्या अच्छी विशेषताएं होनी चाहिए? कुछ जो एक ज्योतिषी की विशेषताएं होनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या है? कोई भी प्रकाश डालेगा? स्पष्ट वक्ता होना चाहिए। अच्छा, एक मिनट, अभी यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, क्योंकि मैं ये जान के चाहता हूं कि आप इसमें मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। इट्स नॉट सो सिंपल। आपने जब ये बात कही स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? कि आपने किसी कुंडली में देखा कि भाई आप इस समय पे आपकी मृत्यु होगी और आपने उसको बता दिया कि मृत्यु होगी, क्योंकि भाई मैं तो स्पष्ट वक्ता हूं। जी। तो ये किसी हालत में एस्ट्रोलॉजर की एक अच्छी क्वालिटी है ही नहीं। इसका मतलब उसको बोलने का तरीका नहीं आता है। इनफैक्ट हम लोग जब भी ज्योतिष सिखाते हैं तो सबसे पहले यही बात सिखाते हैं कि आप गाइड हैं। आप जो अपनी पत्री दिखा रहा है उसको समय से पहले नहीं मार देंगे। आप अगर स्पष्ट वक्ता बन गए, सत्य बोलने वाले बन गए, तो ये इस अहंकार में आप किसी का बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। तो ये क्वालिटी किसी हालत में नहीं है किसी एस्ट्रोलॉजर की, स्पष्ट वक्ता। स्पष्ट वक्ता होना, सत्य बोलना, ये जो क्वालिटी है, ये दिस हैज टू बी अंडरस्टूड कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है।
सो कोई मेरे को बताएगा स्पष्ट वक्ता का आपके हिसाब से क्या मीनिंग है? सर किसी चीज की जो आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसकी सोल्यूशन देने के टाइम पे आपको उस ढंग से प्रेजेंट करना है कि अगर फॉल्स भी, मतलब अगर कुछ गलत प्रेडिक्शन भी है तो उसको ठीक से समझा के कि मतलब बिल्कुल ये नहीं कहना कि हाँ भाई ये हो जाना है, थोड़ा सा बैलेंस करके बोलना। ओके, इसी मौके पे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये सत्य बोलना, ये सबसे बड़ा अहंकार है किसी भी आदमी का। और ये जो झूठा अहंकार है कि मैं तो सदा सत्य बोलता हूं, इस अहंकार से बचना बहुत जरूरी है। भाई ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद करिए। मैं इनको क्लास से निकाल रहा हूं, मतलब आप समझते ही नहीं हो। थैंक यू। सो मैं जो बात बोलना चाह रहा था कि सत्य बोलना ऐसा अहंकार है जिससे बचना बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में 2-3 उदाहरण दूंगा और जो शास्त्रों में लिखा है वो बात कहूंगा। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि किसी को लगता है कि सत्य बोलना इतना बड़ा काम है कि उससे बहुत तमगे मिल जाएंगे। उदाहरण के तौर पे जब ताज होटल में वहां पर मिलिटेंट्स का अटैक हुआ था तो मीडिया ये सोच रहा था कि मैं सत्य बोल रहे हैं और वहां जाकर के पूरा लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे जिसका फायदा वापस टेररिस्ट को हो रहा था। अब बताइए सत्य क्या है? आज का मीडिया समाज की भलाई के लिए जो बात छुपाई जानी चाहिए उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। क्या वो सत्य है? एक गाय, उसके पीछे उस बुचर जा रहा है और गाय भागी भागी आपके सामने से निकल करके आपके साइड में जाकर के छुप जाती है। बुचर आके पूछता है कि भाई आपने गाय को देखा, आज मेरे को उसको काटना है। अब आप बताइए कि सत्य क्या है? आप कहेंगे कि वो वहां पर है गाय, ले जा भाई उसको पकड़ के। तो सत्य को पहचानिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसीलिए एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत जरूरी है कि वो सत्य को पहचाने कि क्या सत्य है, क्या सत्य बताया जाना चाहिए। सो आप ये मत सोचिए कि किसी ज्योतिषी से आपने कुछ वो पूछा और ज्योतिषी ने आपको जान के जो दुर्घटना होने वाली थी सिर्फ उसके प्रति आगाह किया लेकिन सत्य नहीं बताया। That doesn't mean कि that astrologer was wrong. It only meant that that astrologer gave you an indication कि भाई cautious हो जाइए, ये परिहार करिए, ये रेमेडी करिए, इस चीज का ध्यान रखिए। That is all. अगर आप किसी को ये बता देते हैं कि भाई आपका फला फला टाइम पे मृत्यु होगी, फला फला टाइम पे आपका रिश्तेदार चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज की डेट में अधिकतर प्राणी मानसिक रूप से इतने कमजोर हैं कि आप उनको जरा सा कुछ बता दीजिए, वो समय से पहले मर जाएंगे। इस संदर्भ में अष्टावक्र गीता का एक मैं श्लोक आपको पढ़ के बताता हूं। इनफैक्ट मुझे नहीं पता था कि आप लोग सबसे पहला पॉइंट ही ये बोल दोगे, अदरवाइज मैं वो उसको लिख करके लाता। वो श्लोक है मुक्तिम इच्छसि चेतात। ये अष्टावक्र राजा जनक को बोल रहे हैं। मुक्तिम इच्छसि चेष्टा मतलब हे तात, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो उन्होंने दो बातें कही। विषयान विषवत त्यज, विषयों को जहर के समान, विष के समान त्याग दो।
ये पहली बात कही। और फिर उसने 5 बातें कही और ये कहा कि इनको आप अमृत के समान भजो। कौन सी 5 बातें हैं उनको जरा ध्यान से सुनिएगा और उसका सीक्वेंस नोट करिएगा। सो मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विश्वत्यज क्षमा आर्जव दया तोषम सत्यम पीयूषवत भज। अब आप देखिए कि 5 बातें जो कही, क्षमा आर्जव दया तोषम सत्यम पीयूषवत भज, सत्य सबसे आखिर में कहा है ताकि पहले आप जीवन को समझ लीजिए और तब सत्य पे आइए, अदरवाइज ये सत्य का अहंकार जीने नहीं देगा। तो मैं पहले आपको ये जो मैंने शब्द बोले हैं इनको लिख करके इनके बारे में चर्चा करता हूं, फिर मैं आपसे वापस इसी टॉपिक पे आता हूं। सो आप इन शब्दों को समझिए क्योंकि ये शब्द जीवन के लिए और इस विषय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो शब्द बोला गया वो है just a minute, why my okay my board was not working, so let me then ओके। सो पहला शब्द है क्षमा, दूसरा है आर्जव, तीसरा है दया, चौथा है तोषम, तोषम को मैं पूरा लिख देता हूं, संतोष, और पांचवा है सत्य। पांचवें तक जाने के लिए ये यात्रा तय करनी पड़ेगी, तब आप सत्य का महत्व समझ पाएंगे। तो अब आप देखिए कि क्या लिखा है, क्षमा। ये सारे शब्द सुनने में बहुत सिंपल हैं, जैसे सत्य सिंपल है, स्पष्टवादिता सिंपल है, ऐसे ही क्षमा आर्जव दया तोषम बहुत सिंपल शब्द हैं, लेकिन इस पे इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो क्षमा का मीनिंग आप सब समझते हैं, लेकिन क्षमा तब मीनिंगफुल है जब आप ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हैं जिसको आप दंड दे सकते हैं। आप अगर कमजोर हैं और कोई ताकतवर ने आपको नुकसान पहुंचाया और आपने उसको क्षमा कर दिया, वो क्षमा नहीं है। ये क्षमा वो बात हो रही है कि जब आप ताकतवर हैं और आपने अपने से शक्तिहीन व्यक्ति को क्षमा किया, वो क्षमा की बात हो रही है। दूसरा है आर्जव। आर्जव का मतलब होता है सरलता। इट इज सो सिंपल टू बी सिंपल, मतलब ये कहना कि सिंपल या सरलता, इट इज बहुत सिंपल है ये कहना सरलता। भाई मैं तो बहुत सरल आदमी हूं। सरलता इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हर एक के बस की नहीं है सरलता। हर समय हर क्षण यही चिंता रहती है कि दूसरा क्या सोचेगा। हर क्षण ये मन में घूमता रहता है कि मुझे कुछ दिखाना है लोगों को। तो सरलता इज मिसिंग। सरलता को समझना परम आवश्यक है। आर्जव,
फिर बात आती है दया। दया का मतलब ये हुआ कि आप अपने से नीचे जो प्राणी हैं, जिनके पास संपन्नता नहीं है, साधन नहीं है, जो किसी ऐसी स्थिति में है कि उनको सहायता की जरूरत है, उन पे दया। इस बात को समझ लीजिए कि दया इसमें किसी सर एक पुरानी बोलिए। चीज आती है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये दो बातें बिल्कुल जो बोली। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये जो दया धर्म का मूल है, तो धर्म भी यही सिखाता है, नॉट रिलीजन। धर्म, हमारा जो धर्म है 159 जो ट्रायंगल है, धर्म त्रिकोण है, वो यही सिखाता है कि कर्म करिए धर्म के अनुसार, और ऐसा जिसमें कि दया इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो दया, और फिर उसके बाद क्या है? संतोष। संतोष, तोषम। संतोष का मतलब ये होता है कि जो मिल रहा है, जो उपलब्ध है, उससे आप संतुष्ट हैं। और इस संतुष्टि में कर्म मिसिंग नहीं है। कर्म आप कर रहे हैं और आपने कर्म में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो आपको मिल रहा है, उसमें संतोष की बात हो रही है। वो संतोष नहीं अजगर करे ना चाकरी, नो। ये संतोष वो है कि भरपूर कर्म किया जा रहा है, उसके बाद जो फल मिल रहा है, उसमें संतोष की बात हो रही है। और जब आपने ये चारों चीजें सीख ली, क्षमा, आर्जव, दया, तोषम, तब बात आती है सत्य की, स्पष्टवादिता की। वैसे तो स्पष्टवादिता के लिए एक वो वाला दोहा भी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपक होए। बट अगर मैं उसको नहीं भी मानता हूं, तो कम से कम इस सत्य को पहचानिए कि सत्य क्या है। और अगर इन पहले वालों को बाईपास करके आप सत्य पे पहुंच गए, तो आप तो इसके अहंकार में जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो लगातार यही मन में रहेगा कि अरे मैं तो बस, मेरे पास तो, मैं तो हमेशा सत्य बोलता हूं। ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, और जोशी तो ऐसे बहुत मिलेंगे जिनको यही अहंकार है कि मैं तो सत्य बोलता हूं। आई रिमेंबर फ्यू केसेस, वन ऑफ देम इन माई फैमिली ऑल्सो, कि वो किसी को जन्मपत्री दिखाने गए, उनकी पत्नी बीमार थी, उन्होंने पूछा और जोशी ने कहा ये तो बचेगी नहीं। अरे, आपको ईश्वर ने ये कब से अधिकार दे दिया? तो ये जो बात है, इट्स वेरी गुड कि किसी ने मेरे को ये शब्द बोल दिया, जिसके कारण से मुझे ये पूरी बात करनी पड़ी। स्पष्टवादिता, बहुत इस शब्द को, सत्य को बहुत संभल के यूज करना है। जोशी गाइड है, जोशी के पास उस ईश्वर की पावर नहीं आई है कि वो ये बताने लग जाएगा कि भाई ऐसे ही होगा। पहली बात तो ये बहुत ही मुश्किल कार्य है कि कोई किसी की मृत्यु की उद्घोषणा कर सके। और बाय चांस अगर उसमें ऐसी कोई मेधा शक्ति जागृत हो गई है कि वो किसी की मृत्यु का आकलन कर सकता है, then also he is not permitted to say that. और तो ये बात समझ लीजिए। सॉरी। ओके सर एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। सर
सर कई बार जैसे पेशेंट्स होते हैं, दे आर ऑन वेंटिलेटर्स एंड द डॉक्टर आस्क कि आपको उनका वेंटिलेटर स्विच ऑफ करवाना या नहीं, मतलब लॉन्ग पीरियड चल रहा है, अगर उस टाइम पे अगर हम उनसे किसी जोशी से पूछते हैं, तो अगर वो कहते हैं कर दे, तो इज इट राइट और रॉन्ग? देखिए, अगेन मैंने यही बात कही कि सत्य को पहचानना जरूरी है, और सत्य हमेशा किस समय पे किस स्थिति में पूछा जा रहा है उसके हिसाब से बात कही जानी चाहिए। मान लो वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि द पर्सन इज ब्रेन डेड, देयर इज नो चांस ऑफ रिवाइवल, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी। उसके बाद अगर आप जोशी के पास जाते हैं और जोशी को भी वही दिखाई देता है, एंड इफ ही शेयर्स हिज कि साहब मुझे तो यही लग रहा है कि संभावना कम है, अगेन ही विल नॉट से दैट ही द पर्सन विल डाई, बिकॉज मारने का अधिकार उसके पास है। सो पर्सन, यस, सो वो ये कहेगा कि यस, उसके रिकवरी की संभावना कुंडली के हिसाब से भी कम लग रही है। ओके, दैट्स ऑल। आपको मैं ये बात बता दूं कि हम लोग आईकास में पूरी कोशिश करते हैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताने की कि नो नेगेटिव प्रेडिक्शंस। ये आप बात मान लीजिए कि जितना ज्यादा आप नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव लोगों के आसपास रहते हैं, तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर आती है। दूध का गिलास देखा है? आप पूरा दूध का गिलास उड़ेल दीजिए तो भी उसकी दीवारों पे दूध की कुछ बूंदें लगी रह जाती हैं। ये उसी तरह से है कि आपने सब उड़ेल दिया, सब सत्य बता दिया, सब नेगेटिव बोल दिया, और फिर वो नेगेटिविटी आपके अंदर रह गई। तो बहुत सोच समझ के इस सत्य का प्रयोग किया जाता है। सत्य की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है समाज को, लेकिन सोच समझ के सत्य का प्रयोग होना चाहिए, और खासकर ज्योतिषियों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। ओके, सो कमिंग बैक टू क्वालिटीज ऑफ गुड एस्ट्रोलॉजर। सो ओके, सो एक शब्द आपने बोला, उसके अलावा मेरे को कोई और बताएगा कि और आपके हिसाब से क्या क्वालिटी होनी चाहिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर की? एनीवन? सर वहम में ना डालना जो कहते हैं सर वो। एक अच्छा एक मिनट, तो इन्होंने ये कहा कि वहम में नहीं डालना, तो ये बेसिकली कब इसकी आवश्यकता पड़ती है वहम में डालने की? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, दो तरीके से लोग इस विधा का प्रयोग करते हैं। एक कि उसको डरा दो, उसको किसी तरह के वहम में डाल दो ताकि वो उसका परिहार आपसे करवाए, और आपके मन में जो मुख्य अभिलाषा थी वो पूर्ण करे। क्या अभिलाषा थी? कि मेरे को किसी तरह पैसा मिले, मेरे से 101 ब्राह्मणों का जप करवाए, मेरे से 1 लाख मंत्रों का जप कराए और उसका पैसा दे। और वो तब देगा जब आप उसको सफिशिएंटली डरा दोगे। इज इट? तो जब डराओगे तब आपके, तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर बहुत हैं कि जो डराते हैं, वहम में डालते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जब आपको ध्यान हो कि शुरू में हमारी बात हुई थी और मैंने एक बार आपसे पूछा था कि भाई ज्योतिषी क्यों बनना चाहते हो, क्या कारण है ज्योतिषी बनने का, तो बात आई थी कि ज्योतिषी कौन कौन बनता है? सर ये, आर्थ, हाँ, आर्थ अर्थार्थी, जिसको धन कमाने की इच्छा हो। करेक्ट करेक्ट। सो अब है तो ये इच्छा, लेकिन इस इच्छा को इतना बलवती ना होने दें कि ज्योतिष पीछे रह जाए और अर्थ आगे आ जाए।
पुराने जमाने में या जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं वो कभी भी ज्योतिष को अपने अर्थ का आधार नहीं बनाते हैं। तो आपने जो बात कही वहम में ना डालें, उसको डराएं ना, ताकि आपसे वो सर परिहार अब एक करवाए। मेरा यथार्थ प्रश्न है, यथार्थ जिसको बोलते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। हमने अभी तक जो पढ़ाई करी है, जो भी हम 2 महीने से पढ़ रहे हैं, उसमें हमने ग्रह की 5 अवस्थाएं देखी हैं, 5 बल देखे हैं। जी अभी सारे स्टूडेंट उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे हमारी पढ़ाई आगे होगी, ये मन में, मैं तो पुराना पढ़ रहा हूँ इसलिए जिज्ञासा रहती है। अब कोई ग्रह गोचर में भी खराब आ गया और जन्मपत्री में भी खराब है, तो हल ढूंढने के लिए आदमी जिज्ञासु जो होगा वही तो करेगा। जो मुमुक्ष रह गया वो अंदर ही अंदर रख के उसको खत्म कर देगा। अब जैसे हम केमिस्ट्री देखिए, ऑनर्स के स्टूडेंट थे, जब तक हम लेबोरेटरी में नहीं जाएंगे और इक्वेशंस को टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हम यथार्थ में ही नहीं आएंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा कि क्या है। अब ये तो ऐसी विद्या है, गूढ़ विद्या है ग्रहों की। तो इन ग्रहों की विद्याओं में सीखने में, अब जैसे सपोज किसी का शनि खराब आ गया और शनि महादशा में आ गया, त्रिक भाव में आ गया, 5 अवस्थाओं में निर्बली हो गया, तो अगर ऐसे प्रश्न हम अगर पूछ के अगर किसी से ज्ञान लेते हैं तो ये ज्ञान भी दुर्लभ है, किसी के पास आज की डेट में अवेलेबल भी नहीं है। तो ऐसी चीजों की जानकारी के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, कुछ ना कुछ तो त्रुटियां भी रह जाती हैं। हाँ तो ठीक है, उसमें क्या क्या मतलब अभी भी मेरे को आपका प्रश्न क्लियर नहीं हुआ है। देखिए क्या है कि आपने ये कहा कि गोचर में, दशा में, कुंडली में स्थिति के हिसाब से कोई प्लेनेट बहुत ही बेकार बैठा हुआ है जी और आपने उसको देख लिया, उसके बाद आप उसकी परिहार की बात करते हैं। जी और परिहार जानने के लिए आप किसी से कांटेक्ट करते हैं, परिहार करते हैं। तो अब जी आप इसमें, मैं आई वांट टू नो व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना इसमें चाहते हैं? इसमें सर, इसमें जैसे अब सत्यता की बात आ गई, जो आपने ये सारी अभी बात कही, तो इसमें इतना आजकल के इस कलयुग के अंदर, कलयुगे प्रथम चरणे हम संकल्प करते हैं, तो ये बातें सत्यता की जो आती है सर, ये तो कहीं ना कहीं तो जाके उसकी भी वैल्यू खत्म होती चली जा रही है। तो वो वैल्यू भी बिल्कुल तो नहीं नहीं, मिलती सर आज। बिल्कुल नहीं, सत्य कभी खत्म नहीं होता है। ये जो जी आपने सिर्फ जो बात कही है, दो बातें हो गई। एक पहली बात हो गई कि आपने जिस जातक की कुंडली देखी और उसकी कुंडली में आपने कोई बहुत भयंकर समय देखा कि वो आने वाला है, मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाला है, तो आप उसको सिर्फ कॉशन करिए और साथ में परिहार दीजिए, बट नेवर से दैट द पर्सन विल डाई, पर्सन विल ओके सर, हैव वेरी बैड टाइम। ओके ओके सर, ओके। ओके। दूसरी बात, अभी जो दूसरी बात भी आपने बोल दी, जहां तक परिहार की बात है, हम लोग ये सलाह देते हैं कि जो परिहार करना है स्वयं करना है। ये नहीं है कि यहां से पैसे ट्रांसफर किए और वहां पर हर की पौड़ी पे 100 ब्राह्मण बैठ करके आपके लिए महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। ये कभी बात नहीं होती है। आजकल बाय द वे इट्स ए वेरी बिग बिजनेस। मेरे कुछ यूएस में फ्रेंड्स हैं, वो ये बताते हैं कि साहब हमारी कुंडली के हिसाब से किसी ने ये बताया तो हमने हरिद्वार कांटेक्ट किया और हरिद्वार में इतने पैसे दीजिए, इतने डॉलर दीजिए और वो आपके लिए महामृत्युंजय का जाप करेंगे, श्री सूक्त का जाप करेंगे, 1 लाख 10 लाख। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन हम लोग क्या सलाह देते हैं कि जिसको जो जो कष्ट में है वो खुद उस परिहार को करे। We never recommend that depend on others. ओके सर, ओके। तो ये हुई अभी कोई सो दो बातें निकल के आई हैं। और भी कोई कुछ कहना चाह रहा था, आई कुड नॉट हियर हिम। सर एक अच्छा गाइड होना चाहिए और लिसनर होना चाहिए। वेरी गुड, ये बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत आवश्यक है कि ही शुड बी ए गुड लिसनर, ही शुड बी ए गुड गाइड, बिकॉज
जो अभी हम एक जो अभी पहले आपने बात कही कि वेदर एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस और इज ए आर्ट, एस्ट्रोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ज्योतिष और मनोविज्ञान, ये बहुत जरूरी है, मनोविज्ञान बहुत जरूरी है। The astrologer must understand the psyche of that person who has come. मैं कुंडली देख करके ये बता सकता हूँ, मेरा मतलब मेरा नहीं है, ज्योतिषी कुंडली देख करके ये बता सकता है कि इस जातक की मानसिक स्थिति कैसी है और उसको उसी हिसाब से हैंडल किया जाए, ना कि जैसे बाकी सब मानसिक स्वस्थ लोगों के साथ आप ट्रीट करते हो वैसे ही उसको ट्रीट करो। नो, द पर्सन हैज टू बी हैंडल्ड अकॉर्डिंग टू his मेंटल एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल स्टेट, उस तरह से ट्रीट करना होता है। एंड दैट्स व्हाई एस्ट्रोलॉजर हैज टू बी ए गाइड। यस, यू आर राइट। और कोई कुछ कहना चाहता है? So maybe no words from you. So मैं पहला ही एक ये श्लोक दिखा देता हूँ जिसमें अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सारी क्वालिटीज हैं और इन क्वालिटीज को डिटेल में समझेंगे। कुछ चीजें तो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कुछ हैं थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। गणितेषु प्रवीणो यः शब्द शास्त्रे कृत श्रमः न्यायविद बुद्धिमान देश दिक्कालज्ञो जितेंद्रिय वह पोह पटु होरा स्कंद श्रवण सम्मता। तो ऐसे आदमी की जो बात वो बोलेगा उसकी सत्यता में कोई संशय नहीं है। मैत्रेय सत्यताम यादि तस्य वाक्यम न संशय। तो क्या क्या शब्द हैं उनको देखिए, और ये एक एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत जरूरी है। इसमें जो भी आपने बात कही है वो सब यहाँ कवर हो रही है। तो सबसे पहला है कि ही शुड बी गुड इन मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन करने में एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमी की समझ होनी चाहिए। मैथमेटिक्स, क्योंकि आप ये देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि जैसे हम लोग जब बात करते हैं और कोई कहता है कि ओके ये मेष लग्न का जातक है, उसका लग्न की डिग्री 22 डिग्री है, तो इमीडिएटली ध्यान आ जाता है कि ओके इसका D9 का लग्न तुला है, तो एक इंडिकेशन मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि मुझे मालूम है 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवांश का पद होता है, एक नक्षत्र का पद होता है, और 10 डिग्री में 3 हो गए, अगले 10 डिग्री में 3 हो गए, अगले 10 डिग्री में 3 हो गए, तो एक राशि 30 डिग्री की और उसके अंदर 9 पद हो गए। और तो मुझे ये मालूम है कि 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक 7वां पद है। और जैसे मुझे किसी ने बोला कि मेष या कोई भी से कोई भी ले लीजिए, कर्क राशि में 22 डिग्री का है, तो इसका मतलब कर्क राशि में 7वें पद पे है। और फिर मेरे को भी ये ध्यान है कि भाई उसमें कर्क राशि में आखिरी पद उसका आता है बृहस्पति का, और उसके बाद हम आगे चलते हैं और मुझे ये मालूम है कि जो मेरा साइकिल है वो कर्क के आखिर में खत्म हो जाता है। तो आई नो दैट इन सच ए केस कि उस जातक का जो लग्न होगा मकर होगा। सो मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो मैथमेटिक्स में जो पारंगत है उसकी आवश्यकता इसलिए है कि आप इमीडिएटली कोई चीज कैलकुलेट करके समझ सकें। एस्ट्रोनॉमी को समझ सकें, ताकि आप इमीडिएटली हॉरोस्कोप से, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक जातक है उसका दोपहर को जन्म हुआ है, अभी आपने कुंडली बनानी शुरू की है कि नहीं? नहीं सर, अभी नहीं बनाई। ओके, तो ये सवाल मैं रोक देता हूं, बाद में बात करेंगे। सो अगला है शब्द शास्त्रे कृष्मा।
An astrologer must know what to speak, how to speak and what not to speak. ये जो अभी हमने इतनी देर चर्चा की है वो बात है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ये बहुत आवश्यक है एस्ट्रोलॉजर के लिए, अदरवाइज इसके बहुत गलत परिणाम हो सकते हैं। तो स्पष्टवादिता और सत्यता को कृपया करके समझ लीजिए। न्यायविद, न्यायविद का मीनिंग वैसे तो सिंपल है न्याय से, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ascertain the real meaning, ये बहुत जरूरी है। ascertain the real meaning provided by the placement of planets. प्रॉब्लम आज की डेट में क्या हो गई है कि लोग मात्र जो किताबों में लिखा होता है और उसका शाब्दिक अर्थ जो होता है उसके हिसाब से वो कुंडलियों की विवेचना करते हैं। लेकिन चूंकि हमें ये मालूम है कि हॉरोस्कोप ब्लूप्रिंट ऑफ नेटिव्स एक्शन एंड रिजल्ट्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ जस्टिस, तो उन चीजों को समझ करके किसी कॉम्बिनेशन का परिणाम निकालना होता है। बुद्धिमान, इसमें भी अगेन दीज आर सिंपल वर्ड्स, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके लिए इन शब्दों को समझना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन from the angle of astrologer we must tell people that this is an important thing। और इसको आप देख लीजिए, ये भले ही बुद्धिमान लिखा हुआ है, बुद्धिमान का मतलब होता है पढ़ा लिखा नहीं, समझदार। तो दोनों में फर्क है, एक के पास 10 डिग्रियां हैं, एक के पास समझ है। तो वी आर टॉकिंग ऑफ समझदार, क्योंकि जो समझदार होगा, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, देयर इज नो टू कॉम्बिनेशंस व्हिच आर सेम। हर हॉरोस्कोप अलग है, हर हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशंस अलग हैं, तो उनको समझना। जैसे आप केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, केमिस्ट्री में आपने डिफरेंट केमिकल मिक्स किए और केमिकल रिएक्शन में क्या नई चीज तैयार हुई, सेम चीज यहाँ पर है। तो ओनली ए पर्सन विद ए गुड विजडम कैन ओनली डिसाइफर दैट ओके दिस इज ए न्यू कॉम्बिनेशन एंड इसका ये मीनिंग है। नॉर्मल आदमी उसका मतलब नहीं निकाल पाएगा, उसके लिए समझ की आवश्यकता पड़ेगी। Okay, then we have, now this is very very important, देश दिक् कालज्ञो, ये है देश काल पात्र की समझ। इसके ऊपर आखिर में मैंने 3 स्लाइड रखी हुई हैं कि देश काल पात्र से मतलब क्या है। आप में से कोई मुझे बताएगा कि देश काल पात्र से क्या अभिप्राय है? हाँ जी सर, देश काल पात्र से ये है कि जो कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग हम इस आज की डेट में कोई, बोलिए, आपकी हाँ आवाज जी, नहीं आ रही है। हाँ हेलो, जैसे किसी, हाँ। हाँ जी सर, जैसे देश काल पात्र से मतलब है कि हर कॉम्बिनेशन से जो भी हम स्टेटमेंट देते हैं कुंडली देख के, वो जगह, समय और मतलब इन दोनों के आधार पर भिन्न हो जाती है। नहीं मैडम आपने तो मेरे ही शब्द दोबारा बोल दिए। आप मुझे समझा रहे थे, आपने तो वही शब्द दोबारा बोल दिए। समझाइए ना, कैसे आप इस बात को मुझे समझा। सर इसका मतलब ये होगा कि जो अपनी जन्म तिथि दिखाने आया है, वो पात्र और किस जगह पर आया है और किस समय पर आया है, इस सबको नहीं, एक सर, नहीं भाई, अभी भी मैसेज क्लियर नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम किसी कुंडली की देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये इंसान का रंग बहुत ही साफ होगा, लेकिन अगर वो अफ्रीका में है या निग्रो जाति का है तो ये उतना साफ नहीं होगा। ये बिल्कुल एक बात तो ओके, सो आप कहीं उसके नजदीक पहुंच गए हैं तो हाँ जी, तो वो साफ होगा, लेकिन मतलब
जितना उसमें लिमिटेशंस हैं वो तो है ही है ना। फाइन फाइन, बिल्कुल परफेक्टली ओके। सो ये आपने एक उदाहरण दिया। अभी जो दूसरे आप बोल रहे थे, महिला बोल रही थी, वो जरा अब इस संदर्भ में जो अभी आप बोल रहे थे उसको दोबारा क्लैरिफाई करिए। सर कि कोई भी जो अपनी ज्योतिषी के पास जाएगा तो ज्योतिषी को ये देखना होगा कि ये जो पात्र है वो किस तरह का है, किस समय, किस देश में है, किस जगह में है ये, नहीं आप और ये उसकी ठीक है, एज क्या है। उदाहरण दीजिए मेरे को। ये तो बहुत ही क्लियर है कि देश काल पात्र मतलब समय जगह और पात्र, लेकिन उदाहरण दीजिए। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे अगर कोई 20 इयर्स का या 25 इयर्स का कोई भी पात्र आएगा तो वो अपनी शादी या अपनी वो प्रोफेशन के हिसाब से ही, सर्विस के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो इस उदाहरण ओके, मैं आपका वाला जो केस है उसको मैं थोड़ा सा बहुत फर्दर क्लैरिफाई कर देता हूं कि आपके पास 2 कुंडलियां आती हैं। एक आती है 10 साल के बच्चे की, और उसके केस में सप्तम भाव पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है। बट विल यू प्रिडिक्ट मैरिज? नो। नहीं सर। वो आप पात्र देख रहे हो कि भाई ये तो अभी शादी वाली उम्र ही नहीं है, अभी तो मेरे को बात करनी है उसकी पढ़ाई की। हाँ जी सर। ओके। वेयरएज अगर कोई 30 साल का आदमी आता है तो ये होगा कि भाई या तो शादी के लिए आएगा या प्रोफेशन के लिए आएगा या बच्चे के लिए आएगा। सो मतलब पात्र के हिसाब से सवाल और उसका आंसर बदलता है। हाँ जी सर। और कोई उदाहरण? केसी गुप्ता जी आप दीजिए कोई उदाहरण। सर मैं एक उदाहरण दूं, काल का जहाँ तक मेरे आवाज नहीं आ रही है आपकी, कोई जो बोल रहे हैं। हाँ जी सर, मैं आ रही है आवाज अब? हाँ अब आ रही है। जी सर, काल का अकॉर्डिंग मेरा पास एक एग्जांपल है, गलत भी हो सकता है, कि जैसे आजकल कुंडलियां देखी जाती है ना, तो उसमें कहा जाता है कि ये इंसान बड़ा धनी होगा, ये होगा। आज से पुराने काल में धन के हिसाब से कुंडलियों में अच्छा नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, ज्ञानी को ही अच्छा माना जाता था। नहीं नहीं ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी वाली बात को थोड़ा अलग ढंग से कह सकता हूँ। आई विल ट्राई टू से दैट। सर जो अपनी पत्री दिखाने आया है, अगर वो उस टाइम बहुत ज्यादा दुखी है, उस फेज में वो बहुत दुखी है, तो जो प्रेडिक्शन कर रहा है, he has to satisfy him to some extent so that he is able to pursue his life further आराम से, थोड़ा सा इस ढंग से सर। हाँ तो ये वाला जो आपने बात कही वो जो पिछली 2-3 क्वालिटीज थी उसमें कवर हो गई। जो देश काल पात्र वाली जो बात है और जो अभी आप बात बोल रहे थे उसको मैं थोड़ा दूसरे ढंग से बोलता हूँ। आप ये देखिए कि आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले अगर ज्योतिष का कोई योग है, वो ये कहता है कि ये इस समय में वाहन खरीदेगा, तो आज से 30, 35, 40 साल पहले बात आती थी कि भाई वो 2 व्हीलर खरीदेगा। उससे और 10 साल पहले, 15 साल पहले चले जाओगे तो वो वाहन खरीदेगा, साइकिल खरीदेगा। उससे और पुराना चले जाओ और उसमें आएगा कि इसके पास रथ होगा, घोड़ा गाड़ी होगी, वाहन हो गया। और आज की डेट में हम वाहन की बात करेंगे तो नोबडी विल टॉक एनीथिंग लेस देन ए 4 व्हीलर। सो ये बात हुई काल की, कि समय के हिसाब से ज्योतिष का सेम सूत्र अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। आज पुराने जमाने में हमेशा ये बात की जाती थी कि इसका राजयोग फलीभूत होगा। हमारे देश में जब राजयोग फलीभूत होता है तो इसका प्रभाव ये होता है कि उसको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है, उसके आगे नौकर चाकर होते हैं। विदेश जाके देखिए,
रेयरली कोई होता है जिसके पास नौकर चाकर होते हैं। तो क्या उनमें राजयोग नहीं फलीभूत होता? होता है, बट डिफरेंट तरीके से, राइट? आपके यहां पर शराब पीना समाज में बुरा माना जाता है। आप यूरोप और अमेरिका और ऐसी कंट्रीज में चले जाइए, वहां कॉमन है। तो आप अगर ये प्रिडिक्शन करने लग जाएं कि भाई ओहो कुंडली देख के अरे आप तो ऐसे लगता है खूब मांस खाने वाले आदमी हैं और खूब दारू और ये सब करते हैं, it doesn't make any sense if you start talking like this in Europe or US, क्योंकि वहां everyone is doing that. सर In fact, इटली में तो 80% वुमेन्स आर वाइन ड्रिंकर्स पूरे। अरे भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, वहां पर पहली बात तो there is no difference between men and women. They have all equal rights. And as far as smoking or drinking is concerned, there is no bar on anyone. It's not like our society where you make something as a taboo और उसके बाद आप यही मन के अंदर एक उत्कंठा और वो दबी रहती है कि ओहो I have not done that. So what I was trying to tell you was that it matters a lot to know देश काल पात्र. इसके मैं उदाहरण आगे मैंने रखे हुए हैं, उस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि देश काल पात्र इज सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट उसके बिना ज्योतिष के सूत्रों को समझना और उसको आगे यूज करना वो संभव नहीं है अनलेस यू अंडरस्टैंड देश काल पात्र. कम टू जितेंद्रिय. जितेंद्रिय से आपका मतलब क्या है, कोई मेरे को बता सकता है? अदरवाइज आई विल टेल यू फ्रॉम माय एंगल. बताइए सर इंद्रियों पर विजय इंद्रियों पे प्राप्त करने काबू वाला। पाना। ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, ज्योतिषी के लिए इसका क्या मीनिंग है? सर वो जैसे कोई सामने वाला आया है, उसके मन की अंदर की सारी बातें निकाल सके, इस तरीके से उसे बिहेव करना पड़ेगा कुछ। नहीं, ये भी बात कोई जमी नहीं. जैसे सर कोई कुंडली दिखाने आया है तो ज्योतिषी उसकी कुंडली को देखकर सब कुछ जान जाता है, बट फिर भी उसको सब कुछ क्लियर अपने आप को कंट्रोल करके उसको सब कुछ नहीं बताना चाहिए और किसी पैसा या लालच के देकर उसको उपाय मतलब वो नहीं करना चाहिए उसको. ओके, सो मैं आपको एक शब्द बताता हूँ. सर एक मिनट। हाँ हेलो? बोलिए. हाँ सर बोलिए. इसका मतलब ये है कि ज्योतिषी को ही अपनी इंद्रियों पे काबू रख के उस इंसान का फायदा नहीं उठाना चाहिए, चाहे लालच यस या किसी रूप से भी। यस यस. पार्शियली पहले जिन्होंने बोला वो भी यही बात कही थी, लेकिन मैं उसके आगे एक और बात कहना चाहता हूँ. वो है, और आप सब लोग नोट कर लीजिए, आप सब के लिए बहुत जरूरी है, ज्योतिषी का हाजमा बहुत अच्छा होता है. अब हाजमा मतलब पाचन शक्ति की नहीं बात कर रहा हूं. वो जो बात सुनता है, मेरे पास जो पत्री दिखाने आता है, वो अपनी पूरी जिंदगी के राज आपको बता के जाता है और मैं उसको अपने सीने में दफन कर लेता हूं. आई नेवर एवर शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद एनीवन, nor I use that information to blackmail. So this is only a small part of जितेंद्रिय. और ये मैं आप लोगों को भी बता दूं कि ज्योतिषी बनने जा रहे हो, हाजमा ठीक कर लीजिए. बहुत लोगों की मैंने आदत देखी है कि जब बात होती है वो तो मेरे को जन्मपत्री दिखाने आता था, उसका तो ये है, उसका तो वो है, वो तो झूठ बोल रहा है, असलियत तो ये है. यू आर नोबडी टू टेल ऑल दैट.
क्योंकि वो आपके पास अगर श्रद्धा पूर्वक आया है तो लाइक ए डॉक्टर को जिस तरह से वो अपनी पूरी बात सच्चाई से बता देते हैं, ऐसे ही ज्योतिषी को आके बताते हैं विद फुल फेथ दैट यू विल नॉट डाइवर्ज दैट इंफॉर्मेशन टू एनीवन एल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जितेंद्रिय के बहुत स्वरूप हैं। एक तो जो सिंपल स्वरूप मैंने आपको बताया कि हाजमा, यानी सर एक तरीके से हो गया कि जज का रीडर जो होता है ना, उसको सब कुछ जज के बारे में पता होता है और फिर भी वो चुप है। करेक्ट करेक्ट। फिर उसके अलावा जो अभी आप लोगों ने बात कही कि उस इंफॉर्मेशन का गलत यूज नहीं करना है। गलत यूज कैन बी इन एनी फॉर्म, तो उसको यूज नहीं करना है। अभी आप ही में से किसी ने बताया कि पैसे की अभिलाषा में गुमराह करके धन कमाने की इच्छा के साथ ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं करनी है। तो जितेंद्रिय के आप बहुत सारे रूप देख सकते हैं, बट ये जितनी भी बात कही, ये बात कही मैंने लोअर लेवल की। हायर लेवल का जितेंद्रिय वो होता है जो कि अपनी इंद्रियों पे जिसने काबू किया होता है, क्योंकि जब वो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होता है तो वो किसी भी बात को एनालाइज अच्छे तरीके से कर सकता है। तो जितेंद्रिय उस दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आत्मोत्थान होने लगता है किसी का, जब प्रेडिक्शंस इंप्रूव करने लगती हैं, तो उसकी एक इंटरमीडिएट स्टेज है जितेंद्रिय। क्योंकि जब इंद्रियों पे काबू होने लगता है, इंद्रियां कंट्रोल में आने लगती हैं, आपके प्रेडिक्शन का लेवल बढ़ने लग जाता है, क्योंकि आपका उत्थान हो रहा है, एलिवेशन हो रहा है। और उस स्थिति में जब आप प्रेडिक्शन करते हैं तो यू गिव ए बेटर प्रेडिक्शन। तो ये जितेंद्रिय है। सो दो लेवल पे बात कर ली जितेंद्रिय की, एक लोअर लेवल की बात हो गई, एक अपर लेवल की बात हो गई। और अपर लेवल इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बात आप बिल्कुल मान के चलिए कि जब आत्म उत्थान की राह पे आप चलते हैं और जब आपका एलिवेशन होना शुरू होता है, तो उसकी एक इंटरमीडिएट स्टेज है कि जब आप इंद्रियों पे काबू करने लग जाते हैं। और जब इंद्रियां काबू में आने लगती हैं तो आपका प्रेडिक्शन का लेवल बढ़ने लग जाता है। यू आर एबल टू एनालाइज इट मोर क्लियरली, यू डोंट वेवर अराउंड। तो आप उसमें फोकस रह के आप अपना किसी विषय को एनालाइज कर पाते हैं प्रॉपरली। फिर उसके बाद ऊहापोह पटु, अनिश्चय की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाला तर्क वितर्क। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जब भी आप किसी कुंडली का विवेचन करते हैं तो अधिकतर लोग इस निष्कर्ष पे ही नहीं पहुंच पाते कि भाई ये होगा या वो होगा। तो उसके लिए आपका लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए। द लॉजिक वर्क हैज टू वर्क, क्योंकि जब लॉजिक स्ट्रांग होगा तब जाकर के आप करेक्ट कंक्लूजन निकाल पाएंगे। अदरवाइज जैसे प्राइमरी स्कूल का बच्चा होता है और उसको जब थोड़ा सा भी कठिन सवाल मिलता है तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि ऐसे करूं या ऐसे करूं। और हमेशा अधिकतर आप पाएंगे कि तुक्के से अगर कभी सही कर दे तो कर दे, नहीं तो अधिकतर गलत करेगा, क्योंकि he doesn't have that logical bent of mind, जिसके कारण से वो सही प्रेडिक्शन करने में असमर्थ हो जाएगा। तो लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप इस हाईली कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को
समझने के लिए, उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन करने के लिए आप उसके लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचने की का रास्ता तय कर सकें। एंड द लास्ट वन इज होरा और स्कंद। ये जो स्कंद त्रय और स्कंद पंच, उसकी जानकारी हो और श्रवण सम्मत हो, दूसरे को ढंग से सुन सके। तो मेन बात आई कि होरा स्कंद मतलब बेसिकली उसको ज्योतिष का ज्ञान हो। ज्योतिष का ज्ञान का मतलब ये है कि लोअर लेवल पे उसने ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ी हो और हायर लेवल पे उसने ज्योतिष के सूत्रों को समझा हो। सो ज्योतिष के सूत्र समझे हों, ना कि पढ़े हों। आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या है कि सब लोग ये पढ़ते हैं कि क्योंकि बुक्स में क्या है, अनफॉर्चुनेटली बुक्स में क्या है, बुक्स में लिखा हुआ है ये प्लेनेट यहाँ है, ये प्लेनेट यहाँ है, तो ये होगा, एंड यू नेवर नो क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने लोअर लेवल पे होरा स्कंद का पठन पाठन किया है। तो जैसे हम छोटे बच्चों की बात करते हैं कि आजकल हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि छोटे स्कूल के बच्चे सिर्फ रटते हैं, समझते नहीं हैं। और यही चीज हम लोग कोशिश करते हैं आईकास में कि प्लीज सूत्रों को समझिए, रटिए मत। जैसे मैं ऑल अलोंग आपसे धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, त्रिकोण की बात करता हूं, वो बेसिक समझाने के पर्पस से है, ताकि आप बेसिक समझिए, ताकि उसके बाद आगे जो सूत्र बताए जाते हैं उनको आप प्रॉपरली एनालाइज कर सकें। तो मैंने आखिरी जो इसका पोर्शन था देश काल पात्र, वहां तक मैं पहुंचा नहीं हूं क्योंकि समय खत्म हो रहा है। देश काल पात्र पे मैं अगली बार आपको लेके चलूंगा, लेकिन आज के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि आप समझें कि सुनने में ये भले ही बड़ा आसान लगे कि क्वालिटी ऑफ ए गुड एस्ट्रोलॉजर बहुत सिंपल है, बुद्धिमान होना चाहिए, मैथमेटिक्स आना चाहिए, जितेंद्रिय होने चाहिए, लेकिन क्या मीनिंग है इसका वो समझना बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट ज्योतिषी की कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्योतिष बोले, ज्योतिषी ना बोले। ना इस शब्द को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। हमारी ये ड्यूटी है कि ज्योतिष बोले, ना कि ज्योतिषी। ना इसका अभिप्राय क्या हुआ, कैन एनीवन टेल? इसका मीनिंग क्या है कि ज्योतिषी बोले, ज्योतिष बोले। हाँ जी, इसका मीनिंग है सर कि उसको जो ज्ञान है जो वो ज्योतिष के अकॉर्डिंग ही सब कुछ बोले, अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन ना करे। एग्जैक्टली आज की डेट में ये बहुत समस्या हो गई है कि आप कभी ज्योतिषियों को सुनोगे तो वो कहेंगे अरे मैंने 5-10 कुंडलियों में ये देखा है कि ये प्रिंसिपल लागू होता है, तो उसने वो सूत्र सब पे लगाना शुरू कर दिया। तो ज्योतिष नहीं बोल रहा है, ज्योतिषी बोल रहा है। दूसरी समस्या क्या होती है कि जब कुंडली कोई दिखाने आया और उसको उस विषय की जानकारी नहीं है, सपोज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सवाल उसने पूछ लिया और उसको उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन क्लाइंट है, उससे पैसे भी लेने हैं, तो क्या करता है वो आधे अधूरे कचरा ज्ञान के साथ उसका जवाब दे देता है। तो इसको बोलते हैं ज्योतिषी बोलने लग जाता है, क्योंकि ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष के सूत्र नहीं मालूम है, मेडिकल या कोई पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड बात नहीं मालूम है, लेकिन उस पर प्रेडिक्शन करना चालू कर देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्योतिष बोले, ना कि ज्योतिषी। सो आज की वार्ता यहीं समाप्त करते हैं। नहीं रश्मि जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर मैं कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ बोलिए। जैसे अभी आपने बोला कि ज्योतिष बोले, ज्योतिषी ना बोले,
जो हाँ एग्जाम्पल आपने अभी दिया कि भाई उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, इस कंडीशन में जो ज्योतिषी है वो क्या करे? भाई, ऐसा है कि अगर आप ज्योतिष के प्रति समर्पित हैं, ज्योतिष के प्रति आपकी श्रद्धा है, ज्योतिष को आप पूज्य मानते हैं, तो आपको अगर जिस चीज का ज्ञान नहीं है उसके बारे में ना बोलें। आप बोल सकते हैं कि भाई मुझे इसके बारे में नहीं पता है। You are ओके not सर। bound or compelled to answer each and every question, especially of that area which you do not know. क्योंकि सर जैसे हम मेडिकल लाइन में हैं, तो हमसे कोई पेशेंट कोई भी क्वेश्चन करता है तो उसका हमें जवाब जरूर देना है। नहीं, आप इसमें एक मिनट आप अगर डॉक्टर हैं, आपसे कोई आके अपनी बीमारी के बारे में कुछ पूछता है, यस, लेकिन आप क्या करते हैं? आपको हल्का सा डाउट होता है कि शायद हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या नर्व में कोई प्रॉब्लम है। व्हाट डू यू सजेस्ट? कि यार वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उसको दिखा लो। डॉक्टर कभी खुद, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि भाई यही मैं हाँ, थैंक यू सर, यही बात मैं करना चाह रही थी कि भाई हम उसको बता सकते हैं कि भाई ये अभी नहीं बता सकते या किसी से हम कंसर्न करके तो बताएंगे। तब आप ज्योतिष के प्रति सच्चाई से आप उसको मानते हैं, ज्योतिष को अपना इष्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी उसमें श्रद्धा है, ज्योतिष में। आप उसको धोखा नहीं दे रहे हैं, आपको वो चीज नहीं आती है तो नहीं जवाब दे रहे हैं, बिकॉज यू डू नॉट नो द आंसर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर भी तो यही करता है। इनफैक्ट डॉक्टर वाला बहुत बढ़िया आपने एग्जाम्पल उठवा दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे में और डॉक्टर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है, डॉक्टर के पास मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके साथ वो अपना हेल्प से कुछ डिसाइड कर पाता है कि इसको क्या बीमारी है। और तो और जो मरीज एक डॉक्टर के पास गया, उससे इलाज नहीं हुआ, दूसरे के पास गया, दूसरे वाले ने देखा अच्छा पीछे वाले ने तो ये दवाई दे ली है, अब मैं नई दवाई दूंगा। उससे ठीक नहीं हुआ, तीसरे के पास जाता है, तीसरे से ठीक हो गया तो ये फाइनल उसने कर लिया भाई तीसरा वाला डॉक्टर अच्छा है, बाकी दोनों बेकार हैं। लेकिन हुआ क्या कि तीसरे वाले ने पहले ही ये देखा कि भाई पहले वाले ने और दूसरे वाले ने क्या दवाई दे दी थी, तो अब मैं तीसरी दवाई दी और बाई चांस वो ठीक हो गया। लेकिन अगर यही चीज ज्योतिष में होती है, इनफैक्ट दोनों एक जैसे हैं, ज्योतिष भी और मेडिकल लाइन भी। ओनली थिंग इज मेडिकल लाइन में थोड़ा सा ये बहुत बड़ा, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा फायदा है कि यू हैव मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच वी डू नॉट हैव। हमारे पास तो इंपॉर्टेंट बस वही है, जितेंद्रिय है, मेडिटेशन करता है और ज्योतिष को सूत्रों को समझने की कोशिश करता है, तब वो सही प्रेडिक्शन कर पाता है। डॉक्टर के पास स्थिति अलग है। और हमारे यहाँ बदनामी बहुत जल्दी होती है, डॉक्टर की बदनामी उतनी नहीं होती है, क्योंकि डॉक्टर को ये हो जाता है कि ओके वो तो साइंस है। ज्योतिष को लोग साइंस भी नहीं मानना चाहते, जबकि स्थिति सेम है। 10 डॉक्टर गलती करते हैं, 11वां थोड़ा सा ठीक बता देता है, ये हो जाता है ओहो डॉक्टर इज फाइन। तो सर इसमें तो राज असली छुपा हुआ है ना सर। अब हमारे एरिया का जो अच्छा डॉक्टर है, कोई भी अगर हम आप सपोज सर्जन ले लेंगे तो कम से कम नहीं तो 100-500 लोग 1000 वहां पे उनको जानते होंगे, उनके बिहेवियर के कारण, उनकी प्रैक्टिस के कारण, उनकी और भी सारी चीजें उनके। अब जैसे पेंटाबेड के डॉक्टर नागेश है, यहाँ के रिनाउंड है क्योंकि वो बहुत अच्छे लोगों को ट्रीट करते हैं, वो क्वालिटीज भी हैं सर उनमें फिर उस हिसाब से। भाई आपको मैं ये बता दूं कि वो डॉक्टर भी ऐसे होंगे जिनसे कुछ केसेस ठीक नहीं हुए होंगे। हाँ, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो 100% पेशेंट्स को ठीक कर सके। हाँ, 1-2 केसेस तो हो सकते हैं सर। 1-2 नहीं, बहुत। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं
कि ऐसा इस पृथ्वी पे कोई डॉक्टर ही नहीं है जिसने 100% पेशेंट्स को ठीक कर दिया हो। अगर ऐसा होता तो आज की डेट में कोई बीमार ना होता। सर नो वन इज परफेक्ट ना इन यूनिवर्स। क्या चीज सर नो वन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। एग्जैक्टली, यू आर राइट, नो वन इज परफेक्ट। पहले तो मेरे को ये बताइए रश्मि जी, आप डॉक्टर हैं क्या? एक्चुअली सर मैं रेडियोग्राफर हूँ, मेडिकल लाइन से ही। तब तो आपसे सही मुलाकात हो गई हमारी, बिल्कुल। तब तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, और अब बढ़िया एग्जाम्पल आपने लिया, बहुत बढ़िया। अब तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि ज्योतिष में और मेडिकल साइंस में बहुत फर्क नहीं है। राइट सर, मेरे को भी ऐसा लगता है कि ज्योतिष में और मेडिकल साइंस में बिल्कुल भी ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी फर्क नहीं है। यस, यू आर राइट। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ा लेंगे बाद में। आकाश जी आ गए हैं तो मैं एग्जिट करता हूँ। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार सर। नमस्कार।